गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग। एक बार सब लोग जुड़ जाइए एक बार फिर से, फिर हम सब लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का इम्पोर्टेंट सेशन, शायद पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए और आपको क्वेश्चन सीरीज आज भेज जाएगी, जिससे आप क्वेश्चन भी करते रहें। पेट का एग्जाम भी, पेट की शुभकामनाएं आप सब लोग को है। पेट का एग्जाम भी अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जेई की वैकेंसी के लिए भी पेट कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग देवेंद्र कुमार जी। एक बार कंफर्म करिए वॉइस का क्या है, एक बार वॉइस के बारे में आप कंफर्म करिए। ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, तो वॉइस क्लियर है देवेंद्र कुमार? देवेंद्र बताइए आप, वॉइस क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर कल कार्बन परसेंटेज वेरिएशन पर कुछ बातें हुई थी, कुछ आज हम डिटेलिंग में आपको करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक दिन हमने आपको एरिया अंडर द कर्व भी बताया था। इंटीग्रेशन आपको क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व बताता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अगर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम है, अगर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम है तो उसका डिफ्लेक्शन एक्सिस पर एरिया जो होगा वो एनर्जी बताएगा, और अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है तो वो आपका किस पर, स्ट्रेन एक्सिस पर क्या बताएगा? एनर्जी डेंसिटी बताएगा। ये ध्यान रखिएगा। सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम सब लोग आगे क्लास करेंगे। बेहतरीन ही क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अब हम सब लोग इस पर आगे देखते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप के लोड्स और स्ट्रेस स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन, रबड़ की भी प्रॉपर्टी, सब कुछ हमने आपको बता रखा है। अब थोड़ी सी कंपैरिजन की बात चल रही थी, इसी पर बात चल रहा था। इसको आप बहुत ईमानदारी से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इस पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कई चीजें हम एक साथ आपको बताएंगे समराइज करके। पहले इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, कल एक वर्ड हमने बताया था, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपको याद भी होगा शायद कि डक्टिलिटी क्या है। तो डक्टिलिटी क्या बताता था आपको कि इस किसी भी मटेरियल को टेंसाइल लोड अप्लाई करने पर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, किसी भी मटेरियल को कितना लंबा वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वही क्या पता चलेगा? डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी टेंसाइल प्रॉपर्टी थी। और डक्टिलिटी नापी कैसे जाती थी? डक्टिलिटी को हम मेजर कैसे करते थे? तो डक्टिलिटी को हम परसेंटेज चेंज इन लेंथ, या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, और फिर या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में निकालते थे। जब आप किसी भी एलिमेंट को खींच रहे होंगे, जब आप खींच रहे होंगे टेंसाइल लोड लगा के, तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी पर एरिया में रिडक्शन भी होगा। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, लेकिन वो भी कैसे? जब फ्रैक्चर तक जाएं तब। तो फ्रैक्चर पर लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ इनटू 100, ये क्या बताएगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। कल ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी कि फ्रैक्चर पर गेज लेंथ की लंबाई, फ्रैक्चर जब हुआ उस समय लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई अपान इनिशियल लंबाई इनटू 100 क्या था आपका? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। इसके बाद हमने आपको बताया, एक और टर्म बताया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। जब आपका बढ़ चुका होगा उस समय क्या होगा कि एरिया में कमी आ गई होगी, और एरिया में अगर कमी आ गई तो कितना परसेंट कमी हुई उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अब कमी कमी जब पहली बोल देने, इसका मतलब पहले शुरुआत वाला ज्यादा रहा होगा, तो ये होगा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, जो होगा वो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100 होगा। इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपान इनिशियल एरिया इनटू 100 होगा। क्लियर हो गई बात? तो जिसमें ज्यादा परसेंटेज इलोंगेशन होगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा, और जिसमें परसेंटेज इलोंगेशन कम होगा वो कम डक्टाइल होगा। और डक्टिलिटी का उल्टा क्या होता है? ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी अगर कम होती है तो ब्रिटलनेस ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इधर जाइएगा तो स्ट्रेन पाइएगा और इधर जाइएगा तो स्ट्रेस पाइएगा। और स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेस के टर्म में बताया जाता है, और डक्टिलिटी परसेंटेज चेंज इन लेंथ के टर्म में बताया जाता है।
स्ट्रेस जो होगा वो किसमें बताया जाए, स्ट्रेंथ में, और डक्टिलिटी परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस एक्सिस पर जाते हैं, इस एक्सिस पर, तो ये एक्सिस हमें क्या देने वाला है, ये एक्सिस हमें क्या देने वाला है, ये एक्सिस हमको स्ट्रेन देने वाला है, ये एक्सिस हमको क्या देने वाला है, स्ट्रेन देने वाला है। और स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, यही स्ट्रेन है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम क्या कर दें, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डक्टिलिटी जो होगी वही आपकी होगी स्ट्रेन इनटू 100, और जो कि परसेंटेज में आएगी, जो कि किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। पूरी बात समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा सब लोग को। अब ध्यान दीजिए, इधर जिसका ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेन जिसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे इसमें फ्रैक्चर स्ट्रेन यहां, इसमें फ्रैक्चर यहां, इसमें फ्रैक्चर यहां, इसमें फ्रैक्चर यहां, तो जिसका फ्रैक्चर स्ट्रेन ज्यादा उसमें डक्टिलिटी ज्यादा, और जिसका आपका फ्रैक्चर या अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। अब ध्यान सुनिए, सारी बातें पहले देख ले। इधर आपका स्ट्रेस है और इधर आपका स्ट्रेन है, एक साथ 4 कर्व बनाए गए हैं। चारों कर्व कैसे बने, चारों का स्पेसिमेन तैयार किया गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर लोड किया गया, और ग्राफ हमें मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। और सबका हमने अलग अलग टेस्ट किया, सब चीजें हमें एकदम क्लियर मिल गई। अब शुरू होता है कि कैसे इसको हम ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, इसको हम तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपकी सारी बातें हुई। अब ध्यान सुनिएगा, चारों कर्व को एक साथ बनाने का क्या मकसद है, जब आप एक साथ बनाएंगे तभी क्या होगा, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। और इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा है क्या, कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन, मतलब जो पहला ग्राफ है उसमें कार्बन परसेंटेज कम है, और दूसरे ग्राफ में कार्बन परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, और तीसरे में और ज्यादा हाई टेंशन स्टील में सबसे ज्यादा। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, पहली बात, इनिशियल स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे वो पहला ग्राफ हो और चाहे आपका दूसरा ग्राफ हो, इनिशियल स्लोप सबका क्या है, सेम है। और चाहे वही आपका क्या हो, तीसरा ग्राफ हो, सबका इनिशियल स्लोप क्या है, सेम है। मतलब इनिशियल स्लोप जो बताएगा वो सब सेम है। तो इनिशियल स्लोप क्या बताता है, एंग्स मॉडुलस, और एंग्स मॉडुलस इज सेम किसके लिए, फॉर फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील, ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो एंग्स मॉडुलस जो होगा वो सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए क्या होगा, सेम होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि सबका स्लोप हमें क्या मिला, सबका स्लोप, इनिशियल स्लोप सबका सेम मिला, ये हो गया। लेकिन दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेन, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो रहा है, फ्रैक्चर स्ट्रेन धीरे धीरे, फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो रहा है, घट रहा है। फ्रैक्चर स्ट्रेन ब्लू वाले का थोड़ा कम, तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेन कम हो रहा है, इसका मतलब डक्टिलिटी कम होती है। ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बात समझ में आ रही। तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस बढ़ता है, ब्रिटलनेस बढ़ता है, ठीक है। अब तीसरी क्वेश्चन, कि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, पहले अल्टीमेट जो था, पहले जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ था वो इतना था, दूसरी बार हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखा वो इतना हो गया, तीसरी बार हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखा तो वो और ज्यादा हो गया, चौथे वाले का अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया।
तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और अल्टीमेट नहीं, सारी स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, याद रहेगा। तो अब सारी चीजें ध्यान रखें, कार्बन परसेंटेज से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती, पर कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पर ब्रिटलनेस बढ़ती है, डक्टिलिटी घटती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, सारी स्ट्रेंथ आपके बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसी में हम आगे बताएंगे कि इसके नीचे का एरिया जो होगा, इसके नीचे का जो एरिया होगा वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, जो कि टफनेस फ्रैक्चर तक लिया जाए तो, अगर फ्रैक्चर तक लिया जाए तो टफनेस क्या होगी, टफनेस को बताएगा। तो अब इसके नीचे का एरिया जो होगा वो टफनेस बताएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब टफनेस, तो आप बताइए इसके नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, टफनेस, क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसके नीचे का किस पर एरिया, किस पर एरिया, स्ट्रेन एक्सिस पर एरिया। तो स्ट्रेन एक्सिस पर एरिया क्या होगा, टफनेस। तो जब आपका कार्बन परसेंटेज कम होगा तो डक्टाइल भी होगा और टफ भी होगा, डक्टाइल भी होगा और क्या होगा, टफ होगा। ये आपका क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑन स्ट्रेन एक्सिस। अप टू कहां, जीरो से शुरू किए कहां तक गए, तो जीरो से शुरू करके फ्रैक्चर पॉइंट तक गए, जीरो से शुरू करके कहां तक गए, फ्रैक्चर पॉइंट तक। क्लियर हो गया। तो ये टफनेस बताएगा। तो ये पहला एलिमेंट टफ भी है और डक्टाइल भी है, और लास्ट वाले का एरिया हो सकता है कि किसी से ज्यादा कम हो, बहुत क्लियर कट तो नहीं, पर जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी टफनेस भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सारी बातें आपको ऑलमोस्ट हमें लगता है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और भी बातों को समझते हैं। कल यहां तक हमने बता दिया था, एक बात और ध्यान रखिएगा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इन स्ट्रेस स्ट्रेन देयर आर क्या, देयर आर टू स्ट्रेंथ, देयर आर क्या होगा, टू स्ट्रेंथ है। कौन कौन सी स्ट्रेंथ, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, एक आपका क्या होगा, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड पर हम डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करते हैं और डक्टाइल मटेरियल को अल्टीमेट पर डिजाइन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्लास थोड़ा टाइम से आप सब लोग भी ज्वाइन किया करें। गुड मॉर्निंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम से रहें, और आने वाले समय में अगले 2-3 दिनों में हो सकता है क्लासेस और लंबी जाएं। अच्छा, आप सब लोग में से कितने लोग को पेट का एग्जाम देना है, एक बार कंफर्म करिए। पेट का एग्जाम किसको देना है? सर मैसेज नहीं आया था। अच्छा, मैसेज इस बार हो सकता है किसी ने ना भेजा हो, लेकिन हाँ आप सब लोग 10:30 पर हमारी क्लासेज, अगर हम जिंदा हैं और इलाहाबाद में हैं तो होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर हम हैं और इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं, तो क्लास होगी 10:30 पर डेली, जब तक कि सोम खत्म ना हो जाए। तो जब तक क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो किस किस लोगों को पेट का एग्जाम देना है एक बार कंफर्म करिए। क्या प्रिया जी आप भी पेट का एग्जाम देंगे? एक बार एस नो में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करिए कि अगर आप पेट का एग्जाम, एस सर ठीक है। देवेन जी आप भी देंगे? ठीक है, तो सब लोग अगर पेट का एग्जाम देते तो पेट के एग्जाम 15-16 में लगे हुए हैं, तो 15 और 16 को हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपकी ना हो, लेकिन हाँ किसी का 15 को होगा, किसी का 16 को होगा। तो 15-16 को क्लासेस अगर ऑफ करते हैं तो आगे की क्लासेस थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। दीपावली में कम से कम छुट्टी रखने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। ठीक है, क्लास अगर आप, जैसे आप बड़ा अच्छा लगता है कि आप डेली बात करते हैं, लाइव रहते हैं, तो पढ़ाने का थोड़ा एंजॉय भी अलग रहता है कि अगर लाइव रहेंगे तो अच्छे ढंग से और भी आपके डाउट्स उसी समय क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम सब लोग बता चुके थे आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर शुरू से क्लासेस कर रहे हैं तो एक एक लाइन दिख रही होंगी कि पहला ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी जो है आपका इलास्टिक लिमिट है, सी डैश है वो अपर यील्ड पॉइंट, और सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। ध्यान रखिए, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सब तो बेसिक की कोई भी पूछ लेता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिया था। आयरन कार्बन भी कम पूछा जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर आप सेल का एग्जाम दे रहे हैं तो आयरन कार्बन भी सेल के स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा।
क्योंकि वहां पर आपको हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डायग्राम को प्रैक्टिस भी करते रहें, सारे पॉइंट्स आपको एकदम सामने से दिखने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग का स्टार्ट कब हुआ, कब एंड हुआ, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने आपको लगभग लगभग सारी चीजें पीछे की सब पढ़ा दी हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा जल्दी ही, परेशान ना होइएगा। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, जब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ता है, जो कि हम पिछले फिगर में एक एक बातों को समझा दिए, तो व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज देन पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है, जो ए पॉइंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी, वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऊपर जाने का मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ जाता है। तो ए शिफ्ट्स अबव द अल्टीमेट पॉइंट। सॉरी, अगर आप देखें तो पहले A1 यहां था, फिर A2 यहां, A3 यहां, A4 यहां। तो अलग अलग पॉइंट्स, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बढ़ती जा रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है। वही सब चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज then point of proportionality shifts above and ultimate strength point also shifts above। अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 4 का अल्टीमेट सबसे ज्यादा होगा, जिसका कार्बन परसेंटेज सबसे ज्यादा है, फिर 3 का, फिर 2 का, और फिर 1 का। स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें तो स्ट्रेंथ वाइज बात क्या होगी, 4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 1 का। क्लियर? इसके बाद है फ्रैक्चर पॉइंट जनरेटेड रैपिडली। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कार्बन परसेंटेज आप बढ़ा रहे हो, तो पहले फ्रैक्चर यहां हो रहा था, पहले फ्रैक्चर यहां हो रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर पॉइंट पहले की तुलना में क्या होता जा रहा है, और आगे ही होता जा रहा है। तो फ्रैक्चर पॉइंट धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट आपका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, मतलब फ्रैक्चर और तेजी बिना बढ़े ही हो जा रहा है। यहां पर स्ट्रेन ही तो मिलेगा, और स्ट्रेन क्या बताएगा, डेल्टा एल अपान एल, मतलब चेंज इन लेंथ और भी कम होगा जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे फ्रैक्चर के समय। तो वही चीज लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर पॉइंट रैपिडली, जल्दी से आ जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट जनरेटेड रैपिडली एज परसेंटेज कार्बन इंक्रीजेज, सो फ्रैक्चर स्ट्रेन आल्सो रिड्यूसेस। और फ्रैक्चर स्ट्रेन रिड्यूस का मतलब क्या हो, डक्टिलिटी रिड्यूसेस, ब्रिटलनेस इंक्रीजेज। व्हेन परसेंटेज कार्बन इंक्रीजेज, आगे इसका मतलब यहां पे है देन ब्रिटलनेस इंक्रीजेज। क्लियर हो गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो स्टील्स हैं, एक स्टील में 1.3% ऑफ कार्बन है और एक में 0.9% ऑफ कार्बन है, किसकी ब्रिटलनेस ज्यादा, तो 1.3 वाले की ब्रिटलनेस क्या है, ज्यादा है। अच्छा, फ्रैक्चर पॉइंट एक बार फिर से भाई, फिर से, कोई जल्दी नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लिखा रहा है, चलिए इसको आप लोग ध्यान से 4 कर्व को अलग अलग देखिए। पहले कर्व में क्या हो रहा है, पहले कर्व में फ्रैक्चर यहां हो रहा है, और उस फ्रैक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या है, ज्यादा, यहां से लेकर यहां तक। दूसरे कर्व में फ्रैक्चर यहां हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन थोड़ा सा पहले की तुलना में कम है। फिर यहां पर फ्रैक्चर हो रहा है जब आप तीसरे कर्व में जा रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अब इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब कार्बन परसेंटेज जैसे से बढ़ा रहे हैं, कार्बन परसेंटेज जैसे से बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्रैक्चर पॉइंट क्या हो रहा है, पास आता जा रहा है। मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेन जो हो रहा है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और फ्रैक्चर स्ट्रेन घटने का मतलब, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ तो आपने सारे स्पेसिमेन का सेम लिया है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होने का मतलब कि फ्रैक्चर के समय चेंज इन लेंथ कम होता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कोई बॉडी पहले खूब खींच के टूट रही है,
दूसरी बॉडी क्या हो रही है, थोड़ा कम खींच के टूट रही है, और जो लास्ट की चौथी बॉडी है वो सबसे कम इलोंगेट होके टूट जा रही है। तो क्या हो रहा है, जिसमें कम इलोंगेट होके फ्रैक्चर हो रहा है उसको क्या कहेंगे, उसमें फ्रैक्चर सडनली हो जा रहा है बिना इंक्रीमेंट के। तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट कम, फ्रैक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कम होता जाता है और फ्रैक्चर बिना इंक्रीमेंट के लगभग टूट जाता है। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे, अब ध्यान रखिए ये जितना दूर तक ऐसे फैलता हुआ जाएगा, जितना दूर तक इधर जाएगा उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, क्योंकि टूटते वक्त उसकी लंबाई में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ऊपर जाएगा, जितना क्या होगा, ऊपर जाएगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है। बात समझ में आ रही? अब तो क्लियर हुआ देवेंद्र जी, आप बताइए क्लियर है फ्रैक्चर पॉइंट? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रैक्चर पॉइंट, ये सब चीजें क्वेश्चनेबल है कि कैसे भाई, क्या प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो पहले हम तो ये जाने कि कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पर फ्रैक्चर पॉइंट और समीप होगा, मतलब क्या होगा कि बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाया करेगा। और अगर कार्बन परसेंटेज ज्यादा है तो टूटने का डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में क्या फायदा होगा, ऐसे में हम ये जान पाएंगे कि किस मटेरियल को हम किस एक्सटेंट तक डिफॉर्म कर सकते हैं टूटने से पहले। फ्रैक्चर तो टूटना हुआ ना, तो किस मटेरियल को, जिसका फ्रैक्चर पॉइंट दूर होगा उसको आप ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन टूटेगा बहुत बाद में। तो अगर कहीं आपको शेपिंग प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आपको चाकू बनवाना है, तो चाकू ईंट से थोड़े बनवा पाओगे, क्यों नहीं बनवा सकते ईंट से? चाकू आप सिरेमिक का थोड़े बनवा पाओगे, क्यों नहीं बनवा सकते? क्योंकि ईंट जो कह रहा है, ब्रिक जो कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारा फ्रैक्चर पॉइंट पर स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो है, हमें आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे पर हम झुकेंगे नहीं। और अगर स्टील की बात करें तो स्टील में भी कई ग्रेड के स्टील है। कुछ ग्रेड के स्टील क्या होंगे कि बहुत ज्यादा शेप करके कर भी देंगे तब भी फेल नहीं होंगे, और कुछ स्टील्स ऐसे हैं कि उसमें कम डिफॉर्म करोगे और उसके बाद फेल हो जाएगा। तो हम अगर बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर के पहले चाहते हैं तो उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसमें कार्बन परसेंटेज कम होना चाहिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं कराना है और स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, ताकत ज्यादा चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस समय हम ज्यादा कार्बन वाला स्टील ले लेंगे, हाई कार्बन स्टील ले लेंगे। समझ में आया? तो कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी, पर उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आप नहीं करा सकते। कार्बन कंटेंट कम होगा तो डिफॉर्मेशन उसमें ज्यादा करा सकते हैं। अब क्लियर है? तो ऐसे में आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम कहां पर कौन सा मटेरियल यूज करें जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिले। कभी हम स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, और कभी कभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी फ्रैक्चर के पहले ज्यादा मायने रखता है। अगर शेपिंग देना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने, फॉर्मिंग प्रोसेस करने, फॉर्मिंग में एक्सट्रूजन करना है, वायर ड्राइंग करना है, रोलिंग करना है। देखिए रोलिंग में आप शेप बदल रहे हैं, मोटे से पतला कर रहे हैं, पर ऐसा कौन अलाउ करेगा? क्या आप पहले मटेरियल से पूछो कि भैया क्या आप सच में फेल होने से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकते हैं? तो वो सारी प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। एल्युमिनियम में हो जाएगा, कास्ट आयरन है वो कह रहा बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं होंगे, हम टूट जाएंगे। समझ में आ रहा ना? चलिए चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते। बहुत बेहतरीन, आप लोग रिस्पॉन्स किए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लेके गए, इसको आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा है। एंग भाई अभी भी एंग है। अब ध्यान दीजिएगा, एंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज विल बी सेम, नहीं ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज सेम। Young's modulus of elasticity is always same for all grade of steel। मतलब क्या है, स्लोप इज सेम, ये पाया गया, और स्टील में ये पाया गया कि स्लोप सेम है, इसका मतलब Young's modulus क्या है, सेम है। आगे फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं,
कल एक लिमिट हमने बताई रही होगी कि अगर फ्रैक्चर स्ट्रेन 5% से कम है, अगर फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या है 5% से कम है तो वो ब्रिटल मटेरियल है, और अगर 5% से ज्यादा है तो डक्टाइल मटेरियल है। बात समझ में आ रही? फ्रैक्चर स्ट्रेन 5% से बिलो 5% ब्रिटल मटेरियल, मोर देन 5% डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर स्ट्रेन बहुत कम होगा, लंबाई में परिवर्तन बहुत कम होगा, कुछ होगा लेकिन 5% से कम होगा, इसलिए उसमें नेकिंग नहीं होगा। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल नो नेक फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड रप्चर स्ट्रेंथ आर सेम। तो जो ब्रिटल मटेरियल का आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे ब्रिटल मटेरियल का, तो वो ऐसे होगा, तुरंत जहां फ्रैक्चर हुआ वही लगभग लगभग अल्टीमेट रहेगा। तो ये पूछा भी गया है कि ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट और फ्रैक्चर का रेशियो बताइए। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल ये सब आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल फॉर ब्रिटल मटेरियल ऑलमोस्ट सिग्मा अल्टीमेट ऑलमोस्ट सेम, इस सिग्मा क्या होगा फ्रैक्चर, और द रेशियो ऑफ सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ लगभग क्या होगा 1। किसके लिए ब्रिटल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर यही वर्ड आ जाए कि डक्टाइल मटेरियल के लिए, यही वर्ड क्या आ जाए डक्टाइल के, तो डक्टाइल के लिए अल्टीमेट ज्यादा होता है और फ्रैक्चर कम होता है। अल्टीमेट इज ग्रेटर देन फ्रैक्चर, तो अल्टीमेट अपान जो फ्रैक्चर होगा वो क्या होगा मोर देन 1 फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। याद रहेगा। अब देखिए ऐसे में आ गया कि कास्ट आयरन के लिए अल्टीमेट और फ्रैक्चर का स्ट्रेस बताओ, रेशियो बताओ। तो आप तो गुरुजी कास्ट आयरन नहीं बताए। अरे भैया अगर ब्रिटल बता दिए तो ब्रिटल में कास्ट आयरन है, ग्लास है, ब्रिक है, कंक्रीट है, सिरेमिक है, ये सब क्या है ब्रिटल है। तो ब्रिटल में फ्रैक्चर और अल्टीमेट सेम, तो कोई कास्ट आयरन का पूछे, कोई सिरेमिक का पूछे, कोई ग्लास का पूछे, सबके लिए अल्टीमेट और फ्रैक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्लियर हो गया ना, एकदम से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में नेक फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इन सबको आप ध्यान से देखो, सिर्फ ध्यान से देखो अच्छे से। अच्छा एक बात, एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आप बहुत आसानी, इसको आप बताइए, इसमें सारी बातें बताइए, फिर हम उसको दिखाते हैं। इसको आप ध्यान से पहले देखो, 4 ग्राफ दिए गए ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी क्लियर है आपको? ए बी सी डी 4 ग्राफ दिए गए, ए पहला वाला है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। 4 ग्राफ आपको दिए गए, चारों को आप ध्यान से देखो। नहीं दिखा? तो एबीसीडी आप पहले ध्यान से देखिएगा, फिर इस पर बहुत बातें कर देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एबीसीडी आपको 4 ग्राफ दिखे, शायद ए और बी विजिबल होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए ऊपर वाला है, बी नीचे और सी डी। और ये क्या बनाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है, सबको एकदम दिख रहा है। अब ध्यान समझिएगा सारी बातों को। सी का फ्रैक्चर स्ट्रेन ये है, सी का फ्रैक्चर, और डी का फ्रैक्चर स्ट्रेन ये है, बी का फ्रैक्चर स्ट्रेन ये है और ए का फ्रैक्चर स्ट्रेन ये है। अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप डी का सबसे कम, इनिशियल स्लोप डी का सबसे कम और सी का थोड़ा ज्यादा, बी का थोड़ा ज्यादा और ए का सबसे ज्यादा। तो अगर हम पहला वर्ड आपसे पूछे स्लोप किसका ज्यादा है, तो स्लोप सबसे, स्लोप का ऑर्डर लिख दे रहे हैं, ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम और सी का उससे कम और डी का सबसे कम। जो सबसे नीचे कर्व है उसका स्लोप सबसे कम। और स्लोप क्या बताता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तुरंत आप कहोगे गुरुजी ए का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद सी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसके बाद डी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
पहला क्वेश्चन समझ में आया। 4 ग्राफ अगर दिया जाए तो चारों में सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए का है। और ध्यान रखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक बार हम बता चुके हैं कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वो डिफॉर्मेशन का विरोध ज्यादा करता है, उसको डिफॉर्म करना बहुत ही कठिन होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके डिफॉर्मेशन को विरोध करने की प्रॉपर्टी बताता है और डिफॉर्मेशन का रेजिस्टिव प्रॉपर्टी स्टिफनेस कहलाता है। डिफॉर्मेशन की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्टिफनेस, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज ही कराएंगे, हार्डनेस स्टिफनेस सब कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टिफनेस, तो स्टिफनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। अब पहला वर्ड कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक का ज्यादा है और एक का स्टिफनेस भी सबसे ज्यादा है। यही ऑर्डर किसका होगा? स्टिफनेस का भी। इधर तो ए इज क्या है? स्टिफेस्ट मटेरियल। इन सब में सबसे ज्यादा स्टिफ मटेरियल कौन है? ए है। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन किसका है? सबसे ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन है सी का। और अगर सी का सबसे ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन है तो सी जो है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है। सी जो है वो क्या है? मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। क्यों मोस्ट डक्टाइल? क्योंकि उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। बात समझ में? ये देखिए डी नहीं कि जो नीचे है वही डक्टाइल, ऐसा नहीं। जिसका फ्रैक्चर स्ट्रेन मतलब जो टूटा उस समय उसकी लंबाई में परिवर्तन सबसे ज्यादा है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेन जिसका ज्यादा वो क्या होगा? मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। क्लियर हो गया? तो सी इसमें क्या हो गया? सी यहां पर मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। अगर आपसे कहें कि सबसे कम स्टिफनेस और सबसे कम फ्रैक्चर स्ट्रेन किसका है, तो सबसे कम फ्रैक्चर स्ट्रेन बी का है। सबसे कम फ्रैक्चर स्ट्रेन किसका है? सबसे कम फ्रैक्चर स्ट्रेन बी का है। बी का मतलब क्या है कि बी सबसे ज्यादा ब्रिटल मटेरियल है। बी क्या होगा? मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। मोस्ट ब्रिटल या लीस्ट डक्टाइल भी बोल सकते हैं। मोस्ट ब्रिटल बोलिए या लीस्ट ब्रिटल और डक्टिलिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन है तो एप्सिलॉन बी सबसे कम है, उससे ज्यादा एप्सिलॉन ए है और उससे ज्यादा एप्सिलॉन डी है और सबसे ज्यादा एप्सिलॉन सी है। तो मोस्ट ब्रिटल मटेरियल बी, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल सी। अब क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बताओ। देखिए जब ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी की बात है तो स्ट्रेन पर भागा करिए, स्ट्रेन एक्सिस पर। जिसका स्ट्रेन मैक्सिमम फ्रैक्चर पर वही सबसे ज्यादा डक्टाइल और जिसका सबसे कम वो सबसे कम डक्टाइल मतलब क्या? मोस्ट ब्रिटल। अगर आपसे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ कौन से एक्सिस देने वाली है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। सब लोग बताइए कौन सी एक्सिस देने वाली स्ट्रेंथ? वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस के यहां पे क्या है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो अल्टीमेट स्ट्रेस सबसे ज्यादा ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का और उसके बाद डी का। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ए है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? ए है। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको 4-5 ग्राफ देके घालू मालू क्वेश्चन पूछे जाएं तो घालू मालू के लिए टेंशन मत लीजिए। सर आप ब्रिटल भी पहचान लोगे, डक्टाइल भी पहचान लोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट भी पहचान लोगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जान लोगे किसकी ज्यादा है, कौन स्टिफेस्ट है उसको भी जान लोगे। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे 4-5 ग्राफ आपको दिए जाएं तो चारों पांचों ग्राफ में स्ट्रेंथ वाइज भी बता लोगे, डक्टिलिटी वाइज भी, ब्रिटलनेस वाइज भी और उसके बाद हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाइज भी सबको क्लियर बता पाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो बुकलेट में लिखा हुआ है, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। ए इज द क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ए इज स्टिफेस्ट ऑल्सो। सबसे ज्यादा स्टिफनेस किसकी है? ए। तो ए इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टिफेस्ट। तो ये ध्यान रखिए ए आपका जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और स्टिफ भी है। बात क्लियर हो गई? तो ए इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज स्टिफेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पता चला और स्टिफेस्ट किससे? एंड पॉइंट से। अगला बी इज मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। बी क्या है? मोस्ट
ब्रिटल मटेरियल, तो बी इज मोस्ट ब्रिटल मटेरियल बिकॉज इज फ्रैक्चर्स सडनली, ये अचानक फेल हो रहा है बिना किसी इलोंगेशन के, ऑलमोस्ट जीरो इलोंगेशन। सी इज द मोस्ट डक्टाइल, सी इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, क्यों डक्टाइल? बिकॉज इट एक्सटेंड्स और स्ट्रेचेज, स्ट्रेच मतलब खींचना, स्ट्रेचिंग करना, सिलाई कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच खींच के ऐसे बस है। तो क्या हुआ? सी इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल बिकॉज इट एक्सटेंड्स और स्ट्रेचेस द मोस्ट। और डी क्या है? डी का जो ब्रेक हो रहा है, डी का ब्रेक जो हो रहा है वो सी से पहले ही हो रहा है, तो डी आपका क्या है? डी ब्रेक्स बिफोर सी विद लोअर स्ट्रेस। डी की स्ट्रेंथ सी से कम है, डी की स्ट्रेंथ क्या है? सी से कम है, और डी की डक्टिलिटी भी सी से कम है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ब्रिटल ही होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा डक्टाइल भी हो सकता है। सी में अगर देखें, सी और डी में तुलना करें तो सी की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और डक्टाइल भी है डी से स्ट्रांग भी है और डक्टाइल भी है। तो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को मर्ज मत करिए। डक्टिलिटी गुरुजी कुछ नहीं जिसमें फ्रैक्चर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, स्ट्रेंथ गुरुजी कुछ नहीं जिसका सबसे ज्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ ना बात? एकदम समझ में आया? एकदम थम्स अप कर दो भाई सब लोग अगर सब चीजें समझ में आ गई हो। और ऐसे कई बार लोग पूछते रहते घालों में, कौन ज्यादा स्ट्रांग, कौन कैसे। स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेस वाला एक्सिस देखेंगे, डक्टिलिटी के लिए स्ट्रेन एक्सिस देखेंगे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए स्लोप देखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर दीजिए। एक बार बताइए समझ में आया? सही चाहिए देवेंद्र जी, आप बताइए समझ में आया कि फिर से रिपीट करना है? चलिए बताइए सब लोग, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ग्राफ अभी दिखाए थे, हटा लिए थे दिखा के, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार बताइए कंफर्म है कुछ? भाई आप भी आ गया गुरुजी? चलिए भाई आ गया, चलिए मस्त, आपके सिखाने के लिए ही तो हम हैं यहाँ। ठीक है, तो आपको सिखाना ही हमारा पर्पज है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप सारे डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए। दिख रहा है सबको? सबसे नीचे क्या दिया है? एल्यूमिनियम। सबसे नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या है? कास्ट आयरन। और उसके बाद क्या है? माइल्ड स्टील। तीनों आपको दिख गया? नहीं दिखा? जूम कर दें? अब ध्यान से देख लो, अब तो क्लियर है ना? यहां पर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यहां पे कास्ट आयरन, और यहां पर माइल्ड स्टील। अब अगर हम आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन है, तो सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन है? ब्रिटल, अब आप सब पे फ्रैक्चर स्ट्रेन पर जाएंगे, तुरंत किस पर जाएंगे? फ्रैक्चर स्ट्रेन पर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम का फ्रैक्चर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। यहां पर एल्यूमिनियम का फ्रैक्चर स्ट्रेन सबसे ज्यादा, उसके बाद माइल्ड स्टील, और उसके बाद कास्ट आयरन। तो एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट डक्टाइल है, और कास्ट आयरन मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। कास्ट आयरन मोस्ट क्या है? ब्रिटल। क्लियर हो गई बात? स्लोप वाइज बात करें, स्लोप वाइज, तो स्लोप से क्या पता चलता है गुरुजी? स्लोप से पता चलता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्लोप से क्या पता चलता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब स्लोप अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का स्लोप मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील बोलिए चाहे स्टील बोलिए, सारे स्टील का सेम होता है, और ये ऑलमोस्ट 200 गीगा पास्कल होता है। माइल्ड स्टील या स्टील का कितना होता है? 200 गीगा पास्कल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना होता है? 200। और कास्ट आयरन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कास्ट आयरन का जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो जनरली हाफ ऑफ स्टील होता है, हाफ ऑफ स्टील होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाफ ऑफ स्टील का मतलब कास्ट आयरन का मॉडुलस ऑफ, अच्छा कम तो दिख रहा है ना यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का थोड़ा कम होता है, और कास्ट आयरन का जो कम होता है वो कितना होता है? हाफ ऑफ स्टील, और हाफ ऑफ स्टील का मतलब 100 गीगा पास्कल। और एल्यूमिनियम का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है एल्यूमिनियम का, वो ऑलमोस्ट, ये सब पूछा गया है, 1/3 ऑफ स्टील।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम किसका? तो सबसे कम एल्युमिनियम का, उसका कास्ट आयरन का, उसके बाद माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का मैक्सिमम कितना? 200 गीगा पास्कल, और कास्ट आयरन का हाफ ऑफ का स्टील, ये हाफ वर्ड भी पूछा गया है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन इज व्हाट? व्हाट मतलब हाफ ऑफ स्टील या 50% ऑफ स्टील, ठीक है। तो 100 गीगा पास्कल, और इसका एल्युमिनियम का जो होता है 1/3 होता है, और 1/3 का मतलब करेंगे तो लगभग 70 गीगा पास्कल होता है। कितना होता है? 70 गीगा पास्कल। एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस कितना होता है? याद करने का तरीका भी ध्यान रखिए, हाफ होगा कास्ट आयरन और 1/3 होगा एल्युमिनियम। पूरी बात समझ में आई? ठीक है। सबसे ज्यादा इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन? एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन? कास्ट आयरन। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? स्ट्रेंथ देखें तो ये ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है? माइल्ड स्टील का ही। अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है? माइल्ड स्टील का। उसके बाद कास्ट आयरन का। तो ये मत समझिएगा कि डक्टाइल है, लंबे होके खिंच के टूट रहे हैं तो कमजोर हैं, नहीं। माइल्ड स्टील का कास्ट आयरन से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और एल्युमिनियम की सबसे कम स्ट्रेंथ है। एल्युमिनियम की सबसे कम स्ट्रेंथ है। बात समझ में आया? एकदम से समझ में आया? बताइए। सब कुछ क्लियर? स्ट्रेंथ कैसे पता किए? स्ट्रेस एक्सिस को देख के। और डक्टिलिटी किससे पता किए? सर स्ट्रेन एक्सिस को देख के। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब इसमें आप सब लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ स्ट्रेस बता दिया था आप सब लोग को, ऑफसेट मेथड से प्रूफ स्ट्रेस बता दिया था कि नहीं? नहीं बताया। चलो प्रूफ स्ट्रेस हम अभी करा देंगे नेक्स्ट। तो मटेरियल प्रूफ स्ट्रेस करा देंगे, ठीक है, करा देंगे। मटेरियल प्योर एल्युमिनियम, और यहां जीपीए पी यंग्स मॉडुलस है किसमें? जीपीए में। तो प्योर एल्युमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो क्या होता है? 70 गीगा पास्कल। कॉपर का 110 और कास्ट आयरन का 100। कास्ट आयरन कितना होता है? 100 होता है। बात समझ में आ रही? तो यंग्स मॉडुलस प्योर एल्युमिनियम का 70 और स्टील का 200। इसका 1/3 होगा एल्युमिनियम और हाफ होगा कास्ट आयरन। हाफ कौन होगा? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का आप ध्यान से देखिएगा, कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस 100, स्टील का यंग्स मॉडुलस 200 और प्योर एल्युमिनियम का 70 होगा। और इधर दिया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील का सबसे ज्यादा 400, स्टील का सबसे ज्यादा कितना होगा? 400, उसके बाद कास्ट आयरन, और उसके बाद एल्युमिनियम। कॉपर का भी याद कर सके तो याद करें। सबसे कम अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी होगी? एल्युमिनियम की होगी। पूरी बात क्लियर हुआ? एक बार फिर से इसको आप कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स में मिलेगा ये सारी चीजें लिखी हुई। तो 70 आपका क्या होता है? इसको 100 कर लीजिएगा कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का होता है 100। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टील का यंग्स मॉडुलस 200, स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अब ये 200 गीगा पास्कल है, और ये 400 क्या है? मेगा पास्कल है। ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में है और 200 किस में है? गीगा पास्कल में। आगे बढ़े? क्लियर? याद कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें आते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ मटेरियल क्या हैं? ऐसे हैं जो यील्ड पॉइंट एग्जैक्टली शो ही नहीं करते। इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो यील्ड पॉइंट एग्जैक्टली शो ही नहीं करते। आपने स्ट्रेस, अब यील्ड क्या होता है? एक्चुअल में यील्ड पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां से कांस्टेंट स्ट्रेस पर कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कांस्टेंट स्ट्रेस पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हमने किसी का बनाया और वो कहा कि हमारा ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमें कुछ पता ही नहीं चला कि इसमें यील्ड पॉइंट कहां है। जैसे एल्युमिनियम ही है तो एल्युमिनियम का एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट पता ही नहीं चला। ठीक है, हम आपको बता दीजिए नॉन लीनियर, अगर कोई मटेरियल नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है तो उसके लिए सेकंड मॉडुलस है।
अगर कोई मटेरियल एग्जैक्टली यील्ड पॉइंट नहीं शो करता तो क्या करें, कैसे निकालें यील्ड पॉइंट? अच्छा, यील्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यील्ड पॉइंट अगर पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि गुरुजी इसी पॉइंट पर फेल्योर मतलब कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यील्ड फ्रैक्चर नहीं होता, यील्ड फ्रैक्चर नहीं होता। तो यील्ड खतरनाक नहीं, फ्रैक्चर तो भैया खतरनाक, फ्रैक्चर तो तोड़ दिया। यील्ड केवल कह रहा कि अब हम डिफॉर्म होना शुरू हो गए, आपको हम संकेत दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अब हम डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, टूटने के चांसेस ज्यादा होते जा रहे हैं। तो डक्टाइल में एक खास बात होती है, डक्टाइल आपको आपके कान में बताता है अरे भैया हाँ हाँ बढ़ना शुरू हो गए हैं, और वही पॉइंट क्या होती है? यील्ड पॉइंट होती है। अगर उस समय आप समझदार इंजीनियर तो आप अपना प्रिकॉशन लेके या फिर उसको स्टॉप करके फिर से नया स्ट्रक्चर बना देंगे, भाई ये तो स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, ये हमें बताया फोन करके आज, और फोन करना मतलब यील्ड होके बताया। तो यील्ड पॉइंट पर ही डक्टाइल को डिजाइन कर देते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यील्ड से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप ना हो। और जो बताता ही नहीं, जैसे ब्रिटल में यील्ड होता ही नहीं तो डायरेक्ट क्या होगा? अल्टीमेट। तो हम हमेशा उसका अल्टीमेट पे डिजाइन करेंगे, उसके लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या करें, इसने तो यील्ड बताया नहीं, और ये भी डक्टाइल मटेरियल है क्योंकि इसका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसका यील्ड निकालने का एक तरीका खोजा गया। क्या तरीका? ऑफसेट मेथड। क्या निकाला गया? ऑफसेट। और ऑफसेट मेथड ने ये बताया कि भैया 0.2% ऑफ स्ट्रेन मान लो। 0.2% ऑफ स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? 0.002। तो 0.2% ऑफ स्ट्रेन पर क्या करें? इनिशियल स्लोप के पैरेलल एक लाइन खींचें, इसी के पैरेलल एक क्या करें? लाइन खींचे। ये कहीं तो जाकर कट करेगा, तो इनिशियल स्लोप के पैरेलल लाइन खींचने पर जहां कट करेगा उसके क्रॉसपोंडिंग स्ट्रेस को हम, इस स्ट्रेस को हम प्रूफ स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे? प्रूफ स्ट्रेस, या फिर इसके क्रॉसपोंडिंग यील्ड पॉइंट कह देंगे। इसी को हम क्या कह देंगे? यील्ड पॉइंट। मतलब एक अल्टरनेट मेथड निकाला गया। अल्टरनेट मेथड क्या था? ऑफसेट मेथड। और ऑफसेट मेथड में क्या था कि आप 0.2% थोड़ा सा अलग हटके 0.2% स्ट्रेन मान के इनिशियल स्लोप के पैरेलल एक लाइन खींचिए, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? उस कर्व तो यही है ना, उस पर जाएंगे जहां कट करेगा उस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग स्ट्रेस को प्रूफ स्ट्रेस या फिर यील्ड पॉइंट कहेंगे। याद होगा? एकदम समझ में आया? एकदम क्लियर? मजा आया कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो मटेरियल प्रॉपर यील्ड पॉइंट शो नहीं करते तब भी डक्टाइल होते हैं, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है फ्रैक्चर के पहले, तो उनका हम लोग यील्ड पॉइंट ऑफसेट मेथड से निकालते हैं। और ऑफसेट मेथड में स्ट्रेन कितना लिया जाता है? 0.2%। ये सब ध्यान रखिएगा, 0.2% स्ट्रेन लिया जाता है, और इनिशियल स्लोप के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां कट किया वही आपका हो गया। अब एक लोग आए, जैसे हर एक, देखिए हर एक चीज की एक लिमिटेशन है। एक लोग आए, गुरुजी हमारा इनिशियल भी कर्व था, नॉन लीनियर था। इनिशियल ये पॉइंट जो था ये नॉन लीनियर था। तो जब इनिशियल नॉन लीनियर होगा तो जो हम ये स्लोप, जो ये आपका यहां पे ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर है। अगर ये आपका पहले से ही नॉन लीनियर हो, टेढ़ा मेढ़ा कर्व हो, तब क्या करें? तो जो हम स्लोप लेंगे तब वो माइल्ड स्टील का ही स्लोप लेकर 0.2% ऑफसेट पर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? अगर आपका कोई भी कर्व शुरू में ही ऐसे कर्व्ड हो, ऐसे क्या हो? कर्व्ड हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 0.2% ऑफसेट तो लेंगे, 0.2% ऑफसेट, और हम किसका? माइल्ड स्टील वाला थीटा ले लेंगे। ये थीटा होगा tan इनवर्स क्या? E ऑफ माइल्ड स्टील। उसके कितने परसेंट पर? 0.2% ऑफसेट पर। अब ये जहां कट करेगा, देखिए जनरली हम क्या करेंगे? इनिशियल स्लोप के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे।
पर इनिशियल स्लोप ही कर्व्ड है, तो उस सिचुएशन में हम लोग माइल्ड स्टील वाला स्लोप ले लेंगे और फिर आपका जहां कट करेगा वही आपका प्रूफ स्ट्रेस या फिर प्रूफ स्ट्रेस कोई यील्ड पॉइंट। तो एक बात ध्यान रखिए, सेकंड मॉडुलस जो होता है वो इलास्टिक मॉडुलस के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, और प्रूफ स्ट्रेस जो होता है वो यील्ड पॉइंट के लिए निकाला यूज किया जाता है। कौन सा स्ट्रेस? प्रूफ स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस किसके लिए? यील्ड पॉइंट के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस क्या है? थोड़ी सी बात और। प्रूफ दोज मटेरियल्स, कौन से मटेरियल? दोज कौन है? वो दोज। तो दोज मटेरियल्स which does not show their yield point, जो yield point शो नहीं करते, लाइक जैसे some alloys of steel, those material which does not show the yield point, जैसे कि some alloy of steel and कुछ लाइट हल्के alloy of एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, लाइट alloys of एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और फिर क्या होगा? Those material which does not show the, क्या होगा? क्लियर यील्ड पॉइंट, लाइक सम एलॉय ऑफ स्टील, जैसे कि कुछ एलॉय ऑफ स्टील और कुछ लाइट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्या होगा? सोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। सोज क्या होगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि यील्ड पॉइंट तो नहीं शो किए पर परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। अब उसके लिए सो इन दोज मटेरियल्स डिजाइंड स्ट्रेस, जिस पर हम डिजाइन करने वाले हैं, यील्ड स्ट्रेस कैन नॉट बी स्पेसिफाई। यील्ड स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तब क्या करें गुरुजी? परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आया पर यील्डिंग का पता ही नहीं चला कुछ मटेरियल। तो अब इसमें क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड? ऑफसेट मेथड। फॉर दोज मटेरियल्स क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट मेथड क्या होगा? यील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्पेसिफाइड। यील्ड स्ट्रेंथ स्पेसिफाई किया जाएगा उन सब मटेरियल्स के लिए, देखिए जिसका क्लियर कट यील्ड स्ट्रेंथ है, उसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं। बात समझ? आ स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन भैया? कोई स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन आप खींचने वाले हो? आ स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? तो इसको आप देख लीजिए, a straight line drawn parallel to the initial tangent, a straight line drawn parallel to the initial tangent of the stress strain curve। एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है किसके पैरेलल? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, और दिस लाइन बीइंग स्टार्टेड एट एन एक काल्पनिक ऑफसेट, आर्बिट्रेरी ऑफसेट स्ट्रेन यूजुअली 0.2%। तो एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है जो स्ट्रेन 0.2% स्ट्रेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे भी लिखा हो उसको भी ध्यान दे। अब इस ग्राफ को देखिए, ये आपका एल्यूमिनियम का कोई एलॉय था और इसमें कोई यील्ड हमें क्लियर पता नहीं चला, तो हम क्या किए? 0.2% ऑफसेट, 0.2% ऑफसेट या 0.002 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन से आपने एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन क्या है? इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल है। ड्रॉ की, जहां ये कट किया उसके क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस होगा वही आपका यील्ड स्ट्रेस या वही आपका क्या होगा? प्रूफ स्ट्रेस होगा। वही आपका यील्ड स्ट्रेस या फिर क्या होगा? प्रूफ स्ट्रेस। आर्बिट्री यील्ड स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय द ऑफसेट मेथड। आर्बिट्री यील्ड स्ट्रेस जो डेटा निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? ऑफसेट मेथड से निकाला जाता है। और ऑफसेट कितना परसेंट स्ट्रेन लिया जाता है? 0.2% ऑफसेट लिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें मार्क रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूछी जाती है बार बार, तो आप क्लियरली सब चीजें निकाल लिए। कल हम लोग और भी डिटेल, कल ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज कैसा रहा क्लास, आज कैसे समझ में सारी चीजें आई, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, और फिर कल मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जैसा भी लगा आप लोग एक बार उसको थम्स अप करके या जो भी बताएं, अगर कोई डाउट्स हो तो उसको भी एक बार पूछिए, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।